हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेकंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा फिजिक्स में क्या चल रहा था? हमारा फिजिक्स में मैकेनिक्स चल रही थी। उसमें मैंने आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेग, संवेग सब कुछ बता दिया था, है ना। मैंने सारे बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर कर दी थी उस वीडियोज में, है ना। तो उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें सारी क्लियर कर दी थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से आपकी फिजिक्स की जो आपके पास बीएससी में है उसकी कड़ी जुड़ती है। समझिए, यहाँ पे से आपका स्टार्ट होता है। समझिए, यहाँ पे से आपका सारी चीजें यहीं पे से जुड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक्स लॉज ऑफ मोशन आते हैं तो आप कोई सा भी टॉपिक अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी के इसलिए लाते हैं क्योंकि आपको आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम आता है, वो रिटर्न टाइप, है ना। रिटर्न टाइप एग्जाम आएंगे। मैं यहाँ पे 2 लाइन में समझा दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को वहाँ 5 नंबर के 15 नंबर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ता है ना। वैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 पेज या 1 पेज तो लिखना पड़ता है। ऐसे ही 7 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, है ना। तो बेटा आप लोगों को थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यही पूछती है। अब आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हो, आप लोगों को यही अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आप कितना जानते हो एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यूनिवर्सिटी यही पूछती है आप लोगों से कि अंदर तक कितना आपको उसकी जानकारी है, कितना आपको नॉलेज है उस टॉपिक की। ठीक है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो आपने 11th 12th में भी पढ़े हैं, है ना। पहले से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या स्पेशल है बेटा? यहाँ पे डीप जाना पड़ेगा आपको। ये आए कहाँ से, कैसे हुए, कैसे क्या होता है, कहाँ अप्लाई होते हैं, समझिए। तो यहाँ पे आपको डीप जाना है और अच्छे से पढ़ना है। वहां पे आपने केवल स्टेटमेंट पढ़े थे। ठीक है, तो देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कितना लॉज ऑफ मोशन है, बेसिक बेसिक आप लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम। ठीक है बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में तो समझा रहा हूँ। अगर आपको नोट्स भी हिंदी मीडियम में चाहिए, हिंदी में लिखे हुए चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, जिसका नाम है ग्रेजुएशन मंत्रा से। ठीक है, ग्रेजुएशन मंत्रा से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ और वहां से नोट्स ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ। जहाँ पे जो चीजें होंगी मैं उनको हिंदी में भी बोलूंगा, जिसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर किसी वर्ड में मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं आता है, जो जरा टफ इंग्लिश का वर्ड है, तो मैं उसे हिंदी में रिपीट करूंगा दूसरी बार। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन भी एक बार मैं हिंदी में बोलता हूँ, एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको अब क्या पढ़ना है, आपको उसी फ्लो में इंग्लिश में जाना है अब। ठीक है, क्योंकि आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। समझिए, जो इंग्लिश ऐसी ना आए, बोलनी ना आए, लिखनी ना आए, बट आपको सब्जेक्ट वाली इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट देखो, हम फर्स्ट, हम अगर हमारे पास क्वेश्चन आया डिफाइन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हम कैसे करके उसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखो, सर आइजैक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द चेंज दैट अकर ड्यू टू दिस फोर्स। बेटा मैं समझाता हूँ इसने लिखा क्या है, समझिए। तो इन्होंने बताया, जो सर आइजैक न्यूटन थे, उनके जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसके बीच रिलेशन यानी संबंध संबंध बताते हैं, किसके बीच? बिटवीन, देखो, बिटवीन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मेरे पास एक बॉडी है, जो मैंने उस पर फोर्स एक्ट किया, एंड द चेंज दैट अकर ऑन द बॉडी, मतलब जो मैंने फोर्स किया, जो फोर्स लगाया, फोर्स यानी बल लगाया किसी बॉडी पे, फोर्स लगाया, तो जो बॉडी में चेंज हुआ, तो बेटा मेरे पास ये बॉडी थी, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो क्या ये मूव हुई ना। तो यही चेंज पढ़ना है हमने किस पे? जो ये न्यूटन 3 लॉज है मोशंस के, इनमें हमने पढ़ना है, समझिए। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया? सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए। इन्होंने अपने लॉज में किसके बीच रिलेशन दिया? इन्होंने अपने बीच रिलेशन दिया फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो हमने बल लगाया किसी बॉडी पे। बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, समझिए। बॉडी यानी कोई बॉडी नहीं, ठीक है। तो बेटा क्या हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, और जो बॉडी पे चेंज हुआ फोर्स लगा के, जैसे मैं किसी को धक्का दूंगा, तो धक्का देके क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा वो। तो बेटा ये चेंज हुआ ना बॉडी में चेंज हुआ। पहले खड़ा था, फिर मैंने धक्का दिया, चोट लग जाएगी। तो यही फोर्स लगाया, तो क्या चेंज हुआ, इन्हीं के बीच हमने क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या लिख के आओगे? इतना लिख के आओगे। ठीक है बेटा,
तीन लॉ थे किसके, न्यूटन सर के कितने लॉ दिए, तीन लॉ दिए, ठीक है, जो रिलेशन बताता है, तीनों के तीनों लॉ अलग अलग फॉर्म में रिलेशन बताता है फोर्स का, किसके साथ, जो बॉडी में चेंज हुआ, ठीक है। तो बेटा देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, थ्री लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे लिखा है देयर आर थ्री लॉ ऑफ मोशन, ये वाली लाइन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लॉ बता रहा, क्या कौन सा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिख के आओगे स्टेप बाय स्टेप, कोई मार्क्स आपकी नहीं काटेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इससे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बेटा इनर्शिया यानी जड़त्व, मैं यहाँ जड़त्व का नियम, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूं जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम आप लोगों को पता होगा जड़त्व किसे बोलते हैं, नहीं पता, इनर्शिया नहीं पता तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी जड़त्व एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किसका, हर बॉडी का, मेरा, इसका, सबका, जो चीयर्स है, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी बॉडी है, उनका एक प्रॉपर्टी है, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज उनकी है ना, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती है कुछ ना कुछ, है ना। तो हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी कॉमन है, वो कॉमन है जड़त्व, उसे कहते हैं इनर्शिया इंग्लिश में, समझिए इनर्शिया। बेटा उस कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज का अपोज करती है। अब ये क्या है, स्टेट क्या है और चेंज कैसे करना है। बेटा स्टेट यानी अवस्था, जो हम, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं क्या हूं, किस स्टेट में हूं, रेस्ट, रेस्ट यानी स्थिर हूं मैं, अरे स्थिर हूं ना, मैं स्थिर हूं। अब मैंने क्या किया, मूव किया, तो देखो अब मैं किस स्टेट में हूं, मूविंग स्टेट में हूं, समझिए, स्टेट यानी अवस्था। तो देखो क्या क्या है, क्या इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज का अपोज करता है। बेटा देखो जैसे मेरे पास कोई ये है, खुद नहीं करेगा वो, जैसे मेरे पास यहाँ पे चेयर है, तो चेयर खुद चली जाएगी आगे, जब मैं उसे फोर्स लगा के खिसकाऊंगा तब वो आगे जाएगी। बेटा मुझे फोर्स इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि क्या, मैं फूंक से, ऐसे फूंक मार के उसे उधर फेंक सकता था, अरे खिसका सकता था ना, पर नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपोज करता है अपनी, क्योंकि वो रेस्ट में है तो वो अपोज करता है, मैं उसे फोर्स लगाऊंगा, वो भी मुझ पर फोर्स लगाता है, इसीलिए तो मुझे ताकत लगानी पड़ती है ना, ताकत लगानी पड़ती है उसे खिसकाने के लिए, कोई भारी चीज है। तो बेटा वो भी मुझ पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो भी मुझ पे फोर्स लगा रहा है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज का अपोज कर रहा है, क्योंकि वो स्टेट चेंज हो रही ना, पहले रेस्ट में था, अब मैं उसे मोशन में लाना चाह रहा हूं, यानी गति की अवस्था में लाना चाह रहा हूं, तो बेटा मैं फोर्स लगा रहा तो वो अपोज कर रहा, हर चीज, देखो हर चीज, समझिए, एवरी बॉडी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी हर बॉडी में रहती है, इनर्शिया जड़त्व, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या बॉडी अपने क्या करे, अवस्था परिवर्तन का अपोज करे यानी वो करे, विरोध करे, समझिए, उसे कहते हैं इनर्शिया या जड़त्व, समझिए। तो देखो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जो आइजैक सर न्यूटन ने दिए हैं। देखो अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट, बेटा इसमें यही पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट सही मिल गया, स्टेट, ठीक है। तो देखो अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it act upon by some external force to change the state। क्या समझे बेटा, ये है कि कोई बॉडी है हमारे पास, क्या है हमारे पास, कोई बॉडी है, बॉडी यानी कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, समझिए, ये कंटिन्यू रहेगा यानी कंटिन्यू है, मतलब चलता रहेगा, समझ, चलता रहेगा यानी या तो रुका रहेगा या तो चलता रहेगा। देखो बॉडी कंटिन्यू टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट यानी रुका हुआ और यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति से, ठीक है, यूनिफॉर्मली चल रहा हुआ, मतलब एक जैसा, जैसे हम क्या, हम जैसे यहाँ से चल रहे हैं कहाँ तक, दिल्ली तक, तो दिल्ली तक हमने क्या किया, एक स्पीड से हमने क्या बाइक चलाई, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड ऐसे करके, ठीक है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म मोशन पे है, ठीक है, ये देखो यूनिफॉर्म मोशन पे है, along a straight line, ऐसा नहीं घूम रही है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, unless it is act upon by a some external force। बेटा इस लॉ ने बोला कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, मतलब एक समान गति से चल रही है,
तो एक समान गति से चलती रहेगी जब तक हमने बाहर से कोई क्या नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, यानी जैसे कोई कोई क्या, जैसे चेयर थी, चेयर क्या थी, यहाँ पे रुकी हुई थी, जब तक मैंने उसका फोर्स नहीं लगाया तब तक वो चलेगी नहीं, यानी खिसकेगी नहीं, है ना, खिसकेगी नहीं। तो बेटा ये क्या है, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और जब तक यूनिफॉर्म मोशन में चलती हुई है तो चलती रहेगी। वो समझिए, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक ही वेग से, एक की वेलोसिटी से चलना चाहिए, उसमें एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में उसकी स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, एक की स्पीड से चलना चाहिए वो, ठीक है। तो बेटा देख लो क्या है, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, बॉडी कंटिन्यू यानी कंटिन्यू रहेगी इस किसमें, टू बी इट्स स्टेट, अपनी अवस्था में, ऑफ द रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में, रेस्ट और यूनिफॉर्म, रेस्ट मैंने बता दिया स्थिर, जैसे कुर्सी स्थिर है, यूनिफॉर्म मोशन मैंने बता दिया जैसे कोई बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, बट चलनी किसमें चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, सीधी रेखा में चलनी चाहिए, ठीक है, लाइन, अनलेस, अनलेस यानी जब तक, ठीक है, अनलेस इट एक्ट अपॉन बाय सम एक्सटर्नल, जब तक हमने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, साफ सीधी बात ये है, ठीक है। तो बेटा ये क्या था, इसका स्टेटमेंट था, ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, ये था फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब इसमें टॉपिक देखो, आप लोगों को एग्जाम में ये लिख के आना है, क्योंकि 5 नंबर का ये तो आएगा, डिफाइन द न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, और 15 में आएगा थ्री लॉज ऑफ मोशन, मतलब 15 में आया तो तीनों लॉ लिखने के आएंगे, और 5 नंबर में आया तो यही एक आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर में आपको इतना सारा लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, कैसे होगी, ए बॉडी कैन नॉट एक्सीलरेट, यानी कोई बॉडी रुकी हुई है तो जब तक हमने उसमें बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो उसका वेलोसिटी कैसे, वेग कैसे चेंज होगा, वेग यानी मोशन में जो चलता है, ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी, मैंने बता रखा पहले वाले लेक्चर में, इसीलिए मैंने पहले वाले लेक्चर में वेलोसिटी सब कुछ बताया आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा देखो क्या कह रहा, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, जब तक हमने किसी बॉडी पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी, वो अपनी वेग को चेंज नहीं करेगा, या तो वो रुका हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब चल नहीं रहा, वेलोसिटी 0 है, तब तक मैंने फोर्स नहीं लगाया वो 0 से बढ़ेगा नहीं। अब कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसमें मैंने अगर रोका नहीं, ब्रेक नहीं मारा तो तब तक वो चलता रहेगा, समझिए, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ का है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ डिफाइंड इनर्शिया एंड इट्स राइटली कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा किसिया के मैंने बताया ना लॉ ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बेटा देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप के जड़त्व होते हैं, 3 टाइप के क्या होते हैं, जड़त्व होते हैं, इनर्शिया होता है। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो बेटा इसे हिंदी में कहते हैं विराम का जड़त्व, हिंदी में कहते हैं विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। मोशन ऑफ इनर्शिया यानी गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा का जड़त्व, ठीक है, दिशा का जड़त्व, ठीक है। कितना टाइप के होते हैं, 3 टाइप को, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, समझिए कितना टाइप के, 3 टाइप के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं इनको तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं और मैं इनको तीनों को समझाता हूं यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम के जड़त्व पे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम के जड़त्व, हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये तीनों को समझा दूंगा, ठीक है, पर हमारे पास मेन जो इसमें आता है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी यानी यह एक इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी यानी जो उसकी क्षमता से बाहर है, ठीक है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी, इनएबिलिटी यानी वो अपनी खुद अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं विराम का जड़त्व या
जो हमारे पास रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, इट्स सेल्फ इट्स स्टेट, यानी खुद अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर सकता जब तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया उस पर। कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो बेटा रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी यानी वो अक्षमता जिससे वो अपनी अवस्था, जो रेस्ट की, जो अपनी रेस्ट की अवस्था है उसको परिवर्तित खुद नहीं कर सकता, उसे कहते हैं रेस्ट का जड़त्व, या क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझिए, ये है डेफिनेशन। अब मैं इन दोनों को भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही इन दोनों की भी डेफिनेशन आएगी, आप लोग लिख लेना। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन है गति का जड़त्व, तो इसमें ऐसा आएगा, किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी यानी बॉडी अपनी जो खुद चल रही है, कोई यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है तो वो खुद रुक नहीं सकती जब तक हमने उस पर फोर्स नहीं लगाया, उसे कहते हैं मूवमेंट, इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने कहा फेंकी, ईस्ट की साइड को फेंकी तो वो खुद ही वेस्ट की साइड को नहीं चली जाएगी, ठीक है, जब तक मैंने उसे पकड़ के वेस्ट की साइड को नहीं फेंका, फोर्स ही नहीं लगाया, तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तीन थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने अच्छे से देख लिया है, अब हम करेंगे डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अभी डेरिवेशन में इसका बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, इजी सा है, ठीक है। आप लोग क्या ज्यादातरों को ये पता होता है, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली इक्वल टू मास एंड इनटू एक्सेलरेशन, है ना। पर बेटा वो सीधा डायरेक्टली नहीं आता है, पहले हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये है, क्योंकि आप लोगों ने 12 तक एफ इक्वल टू एम ए ही पढ़ा है, ठीक है। पर बेटा उसकी असलियत क्या है, ठीक है, उसकी असलियत क्या है, ये है उसकी असलियत। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बेटा मोमेंटम किसे कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं संवेग को, मोमेंटम है ना, इसे हिंदी में कहते हैं संवेग। संवेग किससे डिनोट करते हैं, संवेग को P से डिनोट करते हैं, है ना। P इक्वल टू क्या होता था, mv, मास यानी द्रव्यमान, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, अरे द्रव्यमान इनटू वेग होता था ना, मास इनटू वेलोसिटी, संवेग P इक्वल टू mv होता था, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, टाइम रेट यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी जैसे टाइम चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, टाइम बीतता रहेगा, वैसे ही मोमेंटम क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कब, देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी यानी किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, एंड द टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और उस डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। इसे हम ऐसे समझेंगे, देखो मेरे पास कोई बॉडी थी, ठीक है, मेरे पास कोई बॉडी थी, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसमें क्या, उसमें वेलोसिटी आ गई, मास तो उसमें पहले से था m, है ना, तो उसमें मैंने फोर्स लगा के वेलोसिटी आ गई, ठीक है, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आई तो किस डायरेक्शन में आई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा, बॉडी उल्टी थोड़ी आएगी, बॉडी आगे ही तो जाएगी, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे ही तो जाएगा, तो मैं फोर्स आगे को लगा रहा हूँ, है ना। तो देखो ये ऐसे ही बताते हैं, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंट का चेंज, संवेग चेंज हो रहा है, मतलब संवेग परिवर्तित हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम बीतने पे क्या हो रहा है, संवेग परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। तो देखो डेरिवेशन क्या करेंगे, पहले हम डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। डेरिवेशन कैसे करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, बॉडी का मास m है, ठीक है, मास m है, हमारे पास जो भी दिया होगा क्वेश्चंस में वो हम पहले लेट कर लेंगे डेरिवेशन के लिए, मास m है। इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती प्रारंभिक वेग, है ना, जो शुरू में था, शुरू में रुका हुआ हो सकता है, चलता हुआ किसी वेलोसिटी से हो सकता है, ठीक है। शुरुआत वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है उसकी, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम वेग है, ठीक है, अंतिम वेग है वो क्या है, v है, ठीक है, u इनिशियल v फाइनल। व्हेन f फोर्स इज अप्लाइड, हमने
एफ एफ यानी एफ फोर्स यानी बल अप्लाई किया उस पे एफ है, ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई किया है इज एट अ बॉडी, मतलब हमने बॉडी पे एफ फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, रफ करूंगा और मैं यहाँ पे डेरिवेशन करूंगा, ठीक है। तो देखो अगर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे, पी। तो चेंज यानी पी इनिशियल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अरे पहले मेरे पास थे 10 रुपये, अब मेरे पास आ गए, किसी ने मुझे 10 रुपए और दिए, मेरे पास 20 रुपए आ गए। तो चेंज कितने हुए मेरे पास, कितना कितने से कितना चेंज हुआ, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10, 10 रुपए मेरे पास ज्यादा आए, ठीक है, ज्यादा आए मेरे पास 10 तो मेरे पास पहले से 10 रुपए मेरे पास ज्यादा आए। तो ऐसे ही पहले हमारे पास था पी आई मोमेंटम, है ना, मोमेंटम कितना था, मोमेंट था पी, और फिर आ गया पी एफ हो गया फाइनल में। तो चेंज कितना हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, और पी आई इनिशियल मोमेंटम, है ना, इनिशियल मोमेंटम। और रे अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम कितना टेक किया इसने, टी किया, हम लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू पी, पी एफ की वैल्यू कितनी होती है, पी फाइनल, P इक्वल टू एम वी होता है, तो एम वी, वी फाइनल है ना, तो एम बॉडी का मास इंटू वी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है, और P इनिशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इक्वल टू एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, u है, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, है ना, फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू और फाइनल मोमेंटम एम वी, तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू अपॉन, ये यू और वी सेम लग रहा है ना, तो एम यू अपॉन टी, है ना। तो देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं एम कॉमन ले लूं दोनों जगहों से, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन अपॉन टी। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी समय जो हमारी वेलोसिटी परिवर्तन है, वेग परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते थे, त्वरण, है ना, एक्सीलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन। ए क्या है, एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। तो अब मैं इसकी जगह पे ए रख दूं यहाँ पे, तो देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा नहीं है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई, है ना। तो बेटा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो k कांस्टेंट आता है, k एम ए। तो बेटा k की वैल्यू जो कांस्टेंट आता है ना, लगभग 1 के बराबर होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है, पर क्या अप्रॉक्स 1 के बराबर होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 1 के बराबर रखेंगे तो F इक्वल टू एम ए, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है कि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। पर बेटा ये फॉर्मूला डेराइव करके आता है, लॉ तो ये है कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। तो ये हमारे पास क्या डेरिवेशन था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये सबको पता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन, जैसे को तैसा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। तो बेटा क्या कहता है, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, एक्शन रिएक्शन का लॉ है, ठीक है। तो देखो व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर बॉडी, एक बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पे क्या करती है, फोर्स लगाती है, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो जो दूसरी बॉडी है ना जिसपे फोर्स लग रहा, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी किस पे, ऑन द फर्स्ट बॉडी। सिंपल सा देखो, जैसे मैंने आप पे क्या करा,
मैंने आप पे फोर्स लगाया, ठीक है, आप पे फोर्स लगाया, मैंने धक्का देने के लिए आप पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, मैंने आपको धक्का दे दिया। तो बेटा मैंने जितना फोर्स आप पे नहीं लगाया तो मैं भी पीछे उतना ही जाऊंगा, मैंने आपको धक्का दिया तो आपकी बॉडी ने भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाया, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल तो अपनी साइड आगे, अब वही डायरेक्शन तो आगे हो जाएगी ना, इक्वल अपोजिट यानी मेरी साइड को आपने, आपकी बॉडी ने मुझ पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो देखो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन। तो बेटा जो एक ये बॉडी है मेरे पास, तो इस बॉडी ने जो इस बॉडी पे, देखो ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी ने जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया, तो ये और जो इसने लगाया फोर्स, इसे कहते हैं एक्शन। और जो सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाया, मैं कह रहा ना, जो ये लगाएगी तो ये भी इक्वल फोर्स लगाएगा। तो जो इसका फोर्स है, जो फर्स्ट बॉडी का फोर्स है वो कहता है एक्शन, और जो सेकंड बॉडी का फोर्स है उसे कहता है रिएक्शन। देखो द फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट है फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, पहले वाले पे रिएक्शन कहता है। तो बेटा आप डेफिनेशन क्या बन गए, द थर्ड लॉ स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना दोगे उतना मिलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, तो देयर आर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना मैंने इक्वल एक्शन किया उतना ही मुझे क्या मिला, रिएक्शन मिला, ठीक है। तो देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैन पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, कोई आदमी धक्का दे रहा है किसी वॉल को, ठीक है, ये देखो ये आप जैसा ही कोई आदमी है, ठीक है, तो क्या दे रहा, धक्का दे रहा है किसी वॉल को, ठीक है, धक्का दे रहा। तो बेटा ये लगा रहा है F1 फोर्स, F1 फोर्स लगा रहे हैं। तो F1 फोर्स क्या है, F1 फोर्स है फोर्स अप्लाइड मैन ऑन द वॉल, यानी जो F1 फोर्स है इसे ही एक्शन कहते हैं ना, एक्शन कहते हैं, लिखा हुआ है मैंने एक्शन कहते हैं। तो F1 फोर्स है जो आदमी के द्वारा किस पे, वॉल पे लगाया, वॉल ने दीवार पे लगा रखा फोर्स, देखिए ये F1 फोर्स लगा रहा, ठीक है, F1। बेटा F2 फोर्स क्या है, F2 फोर्स है जो दीवार आदमी पे लगा रही, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो F2 फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड यानी अप्लाई कर रही है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द मैन यानी मैन पे लगा रही है, कौन, ये वॉल, F2 फोर्स, ठीक है, इसे ही कहते हैं रिएक्शन, है ना, रिएक्शन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या आता है, एवरी एक्शन F1, ठीक है, इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट यानी माइनस, देखो ना हम फोर्स लगा रहे तो मेरी साइड लगा रहे, इधर को पॉजिटिव ले लो तो इधर को क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, एक्शन रिएक्शन वाली लॉ के लिए, ठीक है। एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, एक्सर्ट है अपोजिट रिएक्शन, समझिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। इसमें एक और एग्जांपल आता है रॉकेट का, ठीक है। तो रॉकेट कैसा होता है, रॉकेट ऐसा होता है क्योंकि उससे जो फ्यूल होती है उसकी गैस नीचे को आती है, क्योंकि इसका हमारे पास एक पूरा लेक्चर है, ठीक है, इसमें मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, एक्शन रिएक्शन वाला कैसे लगता है उसमें, किसमें, रॉकेट में, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एग्जांपल में, एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक एग्जांपल और लिख सकते हो, कौन सा, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। तो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट ऐसा होता है बेटा, जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है ना, उससे गैस बाहर निकलती है तेजी से, तो गैस निकली नीचे को तो ऊपर को फोर्स लगाएगी तो रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ रखता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग, और रॉकेट लॉन्चिंग का फिगर भी बना सकते हो, ठीक है, गैस क्या एक्सर्ट करेगी, एक्शन रिएक्शन वाला सिंबल भी दिखा सकते हो, ठीक है, उसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो बेटा मैंने न्यूटन्स के तीनों लॉ डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले हमारे पास, बट मैंने बाद में पढ़ा क्योंकि उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज होगा, ठीक है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आते होंगे तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेकंड लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने बताया है, अगर आप ऐसे ही एग्जाम में लिख के आते हो टॉपिक वाइज, ऐसे ही जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, तो ऐसे ही अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। और वहां ज्यादा आपको लिखना पड़ता है, ना इससे ज्यादा लिखना है और ना इससे कम लिखना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।